जमालुद्दीन अफ़गानी जो हैं ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो फ़िलासफ़र गुज़रे हैं और बहुत शानदार किस्म के फ़िलासफ़र गुज़रे हैं। अफ़गानिस्तान से, अफ़गानी क्योंकि इनके नाम के साथ ही है तो अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ था। गो कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक शानदार किस्म की बात है कि 2 से 3 मुल्क जो हैं वो मानते हैं कि अफ़गानी उनके हैं। तो अफ़गानी जो हैं वो बेचारे ख़ुद भी सोचते होंगे कि वो कहाँ के हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले जो हैं उन्होंने उनका जो है वो काबुल के अंदर बड़ा एक शानदार किस्म का मुजस्समा बनाया हुआ है कि अफ़गानी उनके हैं। ईरान कहता है अफ़गानी उनके हैं, ये जो इलाका था वो उनके अंडर आता था, और ख़ुद ये दफन जो है वो तुर्की के अंदर है, तो उनका भी क्लेम है। तो उस तरह से ये अफ़गानी जो हैं ये इनकी पैदाइश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी पाई जाती है। जीनियस ऑफ द ईस्ट का टाइटल इन्हें दिया गया। अब आप इस टाइटल से अंदाज़ा कर लें कि ये जो है वो किस नौइयत की शख्सियत होंगे कि जीनियस ऑफ द ईस्ट के मशरिक़ का जो जीनियस है, ज़हीन तरीन शख्स है, वो अफ़गानी को माना गया, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी को। 1838 इनकी पैदाइश और 1897 इनकी वफ़ात है। अफ़गानिस्तान और तुर्की जो है दोनों ही क्लेम, जैसे मैंने कहा, करते हैं मॉडर्न टाइम्स फ़िलासफ़र हैं, और क्योंकि 19वीं सेंचुरी के फ़िलासफ़र हैं, और इनका जो वर्क था मुस्लिम यूनिटी के ऊपर या पैन इस्लामाइजेशन के ऊपर जो है सारे का सारा गुज़रा। इस्लामी जो भाईचारा था उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जो है वो कोशिश की कि किसी तरह से मुसलमानों को दोबारा से इकट्ठा किया जाए, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में मौजूद हैं। ये इनका सबसे ज़्यादा जो है वो अहम काम रहा, और इसी हवाले से इनकी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ भी रही, कभी कहाँ पैन इस्लामाइजेशन के हवाले से। अर्ली एजुकेशन अफ़गानिस्तान में हासिल की और साथ में ईरान में हासिल की। ये ग्रेट किस्म के जो है वो ऑथर थे, एक शानदार किस्म के यानी लिखारी थे। इन्होंने बुक्स लिखी, पम्फलेट लिखे, तकरीरें की। ये एक पोइट भी थे शानदार किस्म के, और सफ़र किया पूरी दुनिया का ही तकरीबन, और ख़ास करके मुस्लिम कंट्रीज़ का, यानी कि मुसलमान मुल्कों का जो है इन्होंने सफ़र किया, और हर जगह अफ्रीका घूमे, यूरोप में गए, और इसके अलावा तुर्की गए, हिंदुस्तान में आए यहाँ पे। तो ये इन ममालिक में घूमते रहे और मुसलमानों की भाईचारे के लिए, पैन इस्लामाइजेशन के लिए काम करते रहे। इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो किसके ऊपर बेस करती थी, सबसे पहले इसे समझिए, एंटी कॉलोनलिज्म फ़िलासफ़ी। यानी कि इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो जो उस टाइम पे कॉलोनाइजेशन का एक पीरियड था, जो यूके जैसे हमने देखा या ब्रिटिश जो कौमें थी, उन्होंने क्या किया हुआ था जी, उन्होंने जो छोटे छोटे ममालिक थे या बड़े बड़े भी ममालिक थे लेकिन वो उनसे ताकत में कम थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके कब्ज़ा किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर वो आए और यहाँ पे भी मर्चेंट्स बन के आए, यहाँ पे ताजिर बन के आए, लेकिन हमने देखा फिर यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया और 200 साल यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की, और आज भी हमें उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ये जो इंग्लिश ज़ुबान है उसकी शक्ल के अंदर। ठीक है, तो यूके जो है उसने क्या किया जी, ये अब जो ब्रिटिश कौमें बाकी जो थी, खास करके यूके, उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो पहले नंबर पे था, तो उसने जितने भी जो ईस्ट के अंदर या जो बाकी अफ्रीका के अंदर जो छोटे मोटे मुल्क थे, इसी तरह फ्रांस ने अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में किया, तो वहाँ पे जाके कब्जा किया। तो वो जो छोटे इलाकों के अंदर दूर दराज में जाके वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई, तो उनको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। ये 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी का दौर था जिसके अंदर जो है ये कॉलोनाइजेशन का दौर हुआ, और इन्होंने यानी यूके ने या ये जो यूरोपीय अक़वाम जिनको कहा जाए, इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया गरीब ममालिक का, और वहाँ से यानी अमीर भी थे लेकिन पावर में कम थे, उनको निचोड़ा, नॉलेज में कम थे। हिंदुस्तान में देखिए, अब जब आए तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वापस गए तो क्या छोड़ के गए कि कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। तो ये इनकी जो फ़िलासफ़ी थी एंटी कॉलोनाइजेशन की फ़िलासफ़ी थी, यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिश कौमें जो थी, और ख़ास करके जो ब्रिटिश ख़ुद थे, जो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी काबिज़ थे, ठीक है, एक बड़े हिस्से के ऊपर, और साथ में इंडिया के ऊपर भी काबिज़ थे, तो उनके अगेंस्ट जो है सारे के सारा था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इन्होंने परेशान जो है वो बरतानिया को किया, बरतानवी हुकूमत को किया, ब्रिटिशर्स को किया। तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ख़िलाफ़ थे। अफ़गानी जो है नेशनैलिटी थी इनकी, और रिवाइवलिज़म जो है इन्होंने कोशिश की कि दोबारा से जो है रिवाइवल किया जाए, इस्लाम का रिवाइवल किया जाए, मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है रिवाइव किया जाए दोबारा से। मॉडरेट फ़िलासफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए, मिडल वे के हवाले से, या मॉडरेट फ़िलासफ़ी। देखिए, मॉडरेट फ़िलासफ़ी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि भाई दरमियाने कोई रास्ते की फ़िलासफ़ी, यानी कि कोई भाव ताव कर लो, भाव ताव की फ़िलासफ़ी, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइंस के बीच में और फ़िलासफ़ी के बीच में या मज़हब के बीच में अगर हम बात करते हैं
तो उसके बीच का रास्ता इन्होंने अपनाने की कोशिश की, उसको मिडिल वे या कहा गया, यानी दरमियाना रास्ता यहाँ पे कहा गया कि भाई आप एक मॉडरेट फिलोसोफर थे, मॉडरेट थिंकर थे। क्योंकि दो तरह के लोग उस टाइम पे हमें देखने को मिले, इवन इंडिया के अंदर दो तरह के लोग देखने को मिले। एक वो थे जो मज़हब को मानते थे, मज़हब सुप्रीम इदारा था उनका, ठीक है जी, वो ये मानते थे कि जो मज़हब है वही सुप्रीम है, यानी मस्जिद की बात करें। और दूसरे वो थे जो साइंस को मानते थे, ना भाई साइंस ने जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की और साइंस जो है वो टॉप पे है, तो वो सारी की सारी उसी बातों को मानते थे। तो इन्होंने कहा जी कि मॉडरेट पॉलिसीज़ अपनाई जाएं, यानी जो बातें कुरान और हदीस से सच साबित हैं वहाँ पे साइंस को माना जाए, जो नहीं है ठीक है वहाँ पे साइंस को ना माना जाए, लेकिन माना ज़रूर जाए। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, या मॉडर्न जो फ़िलासफ़ीज़ है, इनको स्टडी ज़रूर किया जाए, इसलिए इनको मिडिल वे वाला कहा जाता है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मुस्लिम यूनिटी के लिए वक्फ कर दी और मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के जैसे कहा ख़िलाफ़ थे। राइटिंग्स जो इनकी जितनी भी मिलती हैं, जो भी इन्होंने लिखा वो सारे का सारा कॉलोनाइजेशन के ख़िलाफ़ लिखा, उनके ख़िलाफ़, यूके के ख़िलाफ़ लिखा, बरतानिया के ख़िलाफ़ लिखा कि भाई किस तरह से आप जो है वो दूसरी अक़वाम के ऊपर जा कब्ज़ा कर रहे हो। इन्होंने जाके स्पीचेस दी, तकरीरें की, मिस्र में, तुर्की के अंदर, ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर, इस तरह से मुख्तलिफ इस्लामिक मॉडर्नाइजेशन को जो है ये लाना चाहते थे। जैसे मैंने कहा कि साइंस और रिलीजन को साथ लेके चलना, वेस्टर्न साइंस एंड फ़िलासफ़ी को स्टडी करना इनके ख्याल में बेहतर था कि जहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं तो वहाँ पे नहीं, लेकिन जहाँ पे नहीं करती। और 1855 से 1856 जो है ये इंडिया भी आए स्टडी के लिए, यहाँ पे इन्होंने स्टडी की, यानी स्टडी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए कि सिस्टम को यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे बरतानी वैसी भी हुकूमत थी, बरतानवी राज था। और उसके बाद जो है वो इजिप्ट और इस्तांबुल गए 1870 के अंदर, 71 के अंदर दोबारा से जो है वो ये इजिप्ट गए और वहाँ पे 8 साल जो है वो इन तकरीबन गुजारे। और इन्होंने अपने वहाँ पे व्यूज़ जो हैं, अपने ख़यालात जो हैं उनको वहाँ पे स्प्रेड किया। और ख़यालात क्या थे कि भाई ये इनको किसने इख्तियार दिया, ये जो गोरे हैं, कि ये आके छोटे छोटे ममालिक के ऊपर या इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर ख़ास करके हुक्मरानी करें। और अगर इनको किसी ने इख्तियार दिया तो वो इल्म की कमी ने दिया, कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनके पास नॉलेज की कमी थी। तो नॉलेज की कमी थी जिस वजह से जो है ये उनके अंडर आए। अगर इनके पास नॉलेज होता तो पावर तो उनसे ज़्यादा है, लेकिन पावर का यूज़ भी नॉलेज बताता है, तो जिस वजह से जो है ये इनका शिकार हुए। तो उन्होंने अपने व्यूज़, अपने ख्यालात बताए कि भाई मुसलमान को कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो आप कैसे ग़ुलामी बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ उकसाया इन्होंने लेक्चर्स और राइटिंग सर्किट में। और सेकंड टाइम दोबारा से इंडिया आए फिर से, और यहाँ पे जो है इनको एक बड़ी ख़ास बात है कि ये मॉडरेट फ़िलासफ़ी के मानने वाले तो ज़रूर थे, लेकिन सर सैयद जो हैं उनकी सोच के ये अगेंस्ट थे। इस बात को आपने ज़रा समझना है। देखिए सर सैयद ने क्या किया, अगर हम बात करें तो सर सैयद यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लेके आए, हम ये मानते हैं। और सर सैयद का ख्याल ये था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है साइंस की, फ़िलासफ़ी की और इंग्लिश की, इसके बग़ैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। ख्याल अफ़गानी का भी यही था, यानी कि जमालुद्दीन अफ़गानी भी जो हैं वो भी यही मानते थे कि मॉडर्न साइंसेस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बट कहाँ पे इख्तिलाफ़ आया? इख्तिलाफ़ यहाँ पे आया कि सर सैयद का ये ख्याल था कि एक ये उलूम इसलिए हासिल किए जाएँ, यानी ख़ास करके इंग्लिश इसलिए हासिल की जाए ताकि अंग्रेज़ जो हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएँ और अंग्रेज़ मुसलमानों को आगे लेके आएँ, उनको जॉब्स दें और उनको अच्छी नज़र से देखें। क्योंकि सर सैयद ख़ुद जो है वो सर्विस में थे अंग्रेज़ों की। लेकिन यहाँ पे जो है इनके थॉट्स कॉन्ट्रडिक्ट किए जमालुद्दीन अफ़गानी से, कि उन्होंने कहा नहीं भाई आप इंग्लिश हासिल करें, आप मॉडर्न साइंस एजुकेशन हासिल करें, बट अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के लिए नहीं, बल्कि उनसे आज़ाद होने के लिए और उनके अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए जो है ये हासिल करें। तो यहाँ पे इनकी फ़िलासफ़ी में हमें एक डिफरेंस दिखाई देता है इन दोनों की फ़िलासफ़ीज़ के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जी ये एडवाइज़र की जॉब भी जो है इन्होंने की। शाह ईरान जो है, ईरान के शाह नासिर जो हैं इनके यहाँ, और एडवाइज़र की जॉब की। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने जॉब्स की, जहाँ जहाँ इन्होंने सर्विसेज दी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ इनको, क्योंकि इनके जो थॉट्स थे, जो इनके ख़यालात थे, वो काफ़ी वाइब्रेंट किस्म के थे और मटेरियलिज़म के अगेंस्ट थे, जिस वजह से जो है इन्हें ज़्यादा टाइम वहाँ पे जॉब का मौका नहीं मिला, रुकने का भी मौका नहीं मिला। क्योंकि जब वो बादशाह जब इनके मुकम्मल तौर पर ख़यालात समझता, तो उस टाइम के बादशाह आप कैसे थे? अब ऐसा तो कोई बादशाह था नहीं 18th या 19th सेंचुरी का कि हम कहें कि वो अल्लाह वाला था या वो शरिया जो है उसका बहुत ज़्यादा पाबंद था, तो उसको अफ़गानी के ख़यालात ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो वो तो फिर घबराते थे कि भाई ये तो कुछ और ख़्याल रखते हैं और ये तो बात करते हैं यूनिटी की, पैन इस्लामाइजेशन की। तो पैन इस्लामाइजेशन का मतलब ये है कि मैं अपनी रियासत छोड़ दूँ और मैं जो है ना किसी और को हेड बना दूँ। तो ये यानी कि अंदर से ही इन्हें रुकावटें भी देखने को मिली।
तो ये क्या हुआ जी, ये शाह की फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रह सके। फिर उन्होंने ख़त लिखे मुस्लिम यूनिटी के लिए, पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक लीडर्स को ख़ुतूत लिखे, जिनका इन्हें कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया। यानी कि मुस्लिम यूनिटी के ऊपर, सुन्नी शिया यूनिटी के ऊपर जो है इन्होंने बात की कि भाई ये जो, क्योंकि ईरान अब सुन्नी शिया स्टेट है, तो बाकी अगर सुन्नी है तो अब यहाँ पे ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि 14 साल से चला आ रहा है हज़रत उस्मान के बाद से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा जी कि ईरान या जो बाकी मुल्क हैं वो सारे के सारे ये आपस के इख्तिलाफ बुलाएं, ताकि कोई एक लीडर जो है, एक हुक्मरान चुना जा सके, और यहाँ पे पैन इस्लामाइजेशन जो है वो इस्लाम भाईचारा को आगे बढ़ाया जा सके। वेस्ट वर्सेस ईस्ट की जो फ़िलासफ़ी है, अफ़गानी जो है इन दोनों के बीच में थे, ठीक है। यानी वेस्ट वर्सेस ईस्ट का बीच का एक जो लिंक बना हुआ था वेस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ और ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में, और साथ में वैसे भी वेस्ट के तो ख़िलाफ़ ही थे अफ़गानी। साइंस और इस्लाम जो है उसका मिडल वे जिसका जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, कैज़ल ऑफ हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयड बाय मटेरियलिज्म। अफ़गानी का क्या मानना था कि जो खुशियों का कला जो है वो कब तबाह होता है, जबकि आपकी ज़िंदगी में मादियत जो है वो आ जाती है, मादियत पसंदी। यानी जब आप दुनियादार हो जाते हैं, जब आप मटेरियल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, मटेरियलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि आपको घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, मकान चाहिए होता है, जो आपको सुकून से दूर लेके चला जाता है। क्योंकि मटेरियल चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी अगर आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात। तो जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तो आप तो अपनी रूह से दूर हो जाएंगे, रूह से, ईमान से, आप नमाज रोज़े से दूर होंगे, तो नतीजा क्या होगा कि आपको जो असल सुकून है वो नहीं मिल सकेगा, तो आपको खुशियों का किला तबाह हो जाएगा। इसीलिए जो है अफ़गानी की जितनी फ़िलासफ़ी थी वो मुखालिफ रही, यानी कि वो मुखालिफ रहे कि भाई आपने जो है मटेरियलिज्म की तरफ नहीं जाना, वो इससे रोकते थे। इसका मतलब एक अल्लाह वाला मलंग बंदा था जमालुद्दीन अफ़गानी, लेकिन जो बादशाह थे उस ज़माने के, वो बादशाह कौन थे, बादशाह कौन होते हैं, बड़े बड़े चोगे पहने हुए, और वो लोग बादशाह उस ज़माने के, जो उनका प्रोटोकॉल था वो सोच नहीं सकता, आम बंदा तो वहाँ जा नहीं सकता था। तो इसका मतलब जो किंग था वो तो मटेरियल लाइफ जी रहा था। तो जब मटेरियल लाइफ जी रहा था तो ये बात करते हैं नॉन मटेरियल लाइफ की, यानी मेटाफिजिकल लाइफ की, तो फिर कैसे पॉसिबल था कि इनका उनके साथ लिंक बनता है, इनके थॉट्स कैसे उनको जो है हजम हो सकते थे, सिंपल अगर हम कहें तो। रिजेक्टेड मटेरियल लाइफ एंड वेल बीइंग। अच्छा, प्रोमोटर ऑफ इस्लाम, इस्लाम को प्रमोट किया हर लम्हा, क्योंकि इस्लाम, अब जाहिर बात है जब मटेरियलिज्म के खिलाफ थे तो भाई इस्लाम के हक में थे। 6 पिलर्स ऑफ अफ़गानी, इन्होंने बात की कि भाई 6 पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इंसान जो है वो खलीफा है अल्लाह ताला का ज़मीन के ऊपर, ये बात जो बादशाह भूल चुके थे कम्प्लीटली, ठीक है, वो ख़ुद को ये सब समझते थे। इंसान एक जो है वो नोबल चीज़ है, एक इज़्ज़तदार चीज़ है, और इसका इसको चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड बुलंद करे, अपनी रूह का स्टैंडर्ड बुलंद करे, जिस्म का नहीं। जिस्म का स्टैंडर्ड बुलंद करने का मतलब मटेरियलिज्म की तरफ जाए, घर बनाए, बड़ा बंगला बनाए, ऐसा नहीं, बल्कि अपना रूह का स्टैंडर्ड बुलंद करे। और हया जो है वो ऑन टॉप है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम में हया नहीं तो फिर तुम जो चाहे मर्जी करो। तो हया जो है, शर्म जो है वो टॉप है। वैसे भी सैयद थे तो जाहिर बात है इनके जो इस्लामिक थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म के थे। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो रिलीजन के लिए, ट्रूथफुलनेस के लिए और हॉनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो है वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। वो 6 पिलर्स हैं जिनको अफ़गानी ने जो है माना कि हर इंसान इन 6 चीज़ों के लिए कोशिश करे, ना कि मटेरियल लाइफ के लिए या मादी ज़िंदगी के लिए कोशिश करे। अच्छा, ओटोमान एम्पायर का विज़िट भी किया, और सुल्तान के बुलाने के ऊपर, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद साहब ने क्या किया जी, बुलाया अफ़गानी को कि भाई आप आएँ, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो अफ़गानी जब वहाँ गए तो जब उन्हें ख़यालात का एहसास हुआ कि भाई ये तो बात कर रहे हैं यूनिटी की, तो फिर प्रॉब्लम्स वहाँ स्टार्ट हो गया। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ये जाते अरब्स के पास और उनको कहते आप यूनिटी की बात करें, तो अरब जो थे वो तुर्की वालों के ख़िलाफ़ थे। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट को आपको ज़रा समझिएगा। ये गए ओटोमान एम्पायर, तो इन्होंने कहा यूनिटी की बात करते हैं। तो यूनिटी की बात का मतलब, इसका मतलब ये था कि अरबों को साथ मिलाएं, ठीक है। अरब जो कि उस टाइम पे ओटोमान एम्पायर का हिस्सा ही थे, लेकिन फिर भी अरब बागी थे और बगावत कर रहे थे। और नतीजे के तौर पे हमने देखा कि 1926 के अंदर फिर क्या हुआ, तो 24 के अंदर ओटोमान एम्पायर जब टूटी तो उसमें क्या है कि अरब, इसका मतलब ये कह रहे हैं, ओटोमान एम्पायर को ये खदशा था कि भाई ये तो कहीं बात कर रहे हैं अगर यूनिटी की, तो फिर अरबों के पास इख्तियार ना चला जाए। तो अरब ये डरते थे कि अगर ये बात कर रहे हैं यूनिटी की, तो फिर ये दोबारा से हमारी बगावत ख़त्म ना हो जाए और ओटोमान एम्पायर जो है कुल इख्तियार उसके पास ना जाए। तो यानी ये आपस की खिंचातानी के तौर पर जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सके। इवन उल्टा ही जो है जमालुद्दीन अफ़गानी के ख़िलाफ़ हो गए।
तो ऐसे में जो है फिर ये इनको वो जो असल में जो पर्पज़ हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो कोशिश की, इत्तेहाद की। तो इनका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा रहा फ़िलासफ़ी के ऊपर या मुस्लिम दुनिया के ऊपर, जो है बहुत वाइब्रेंट किस्म का इनका इम्पैक्ट रहा सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का। उसके बाद बात करते हैं अल्लामा